जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम 11 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक अपडेट देना चाहूंगा कि कल से मतलब 12 सितंबर से जो हमारा सत्र नया आने वाला है, मतलब करंट अफेयर्स जो आएगा आप लोगों के लिए, उसमें आपको अपडेट्स मिलेंगे। कैसे अपडेट्स मिलेंगे? मतलब आज जो हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको कल से हम रिवाइज करना चालू करेंगे। तो अब आप लोगों के लिए ये डबल प्रॉफिट हो गया कि आप लोगों के लिए एक सेशन जो है रिवाइज भी हो जाएगा और नए अपडेट्स भी आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो आपसे एक शेयर बनता है। मेरे प्रिय साथियों, एक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए 11 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। लेकिन आज की जो सकारात्मकता है, जो किसी के फैन है उनका कभी कोई फैन नहीं बनता। मेरे प्रिय साथियों, ये फैन वाला जो मतलब कंसेप्ट है, ये दरअसल मेरे हिसाब से सभी के लिए वो बनता ही नहीं। किसी प्रकार की जेलसी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अपने आप में मेहनत करें, अपने आप को परिपक्व बनाएं। और जो हमारा इंसानियत का मतलब इंसान होने का, ह्यूमन बींग्स होने का जो असली कर्तव्य है वो है कि हमारी फैमिली, हमारे माता पिता, हमारे छोटे बड़े भाई बहन, इन सभी को, हमारे रिश्तेदार, अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आपकी बीवी, आपके बच्चे या आपके हस्बैंड या आपके जो भी है, उन सभी को बेहतर तरीके से फीड करना, उनका ख्याल रखना, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अपने लिए मेहनत करें। ठीक है, आशा करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज का जो दिवस है वो है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। आज के दिन मनाया जाता है। ठीक है, आज के दिन राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, मतलब 11 सितंबर को। और 11 सितंबर को बनाने का कारण ये है कि वनों के लिए जिन जिन व्यक्तियों ने अपना बलिदान दिया है, वनों के संरक्षण के लिए, वनों के जीवों के लिए, जीवों के लिए, तो उनको याद करने के लिए आज के दिन मतलब 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण की रक्षा में जिन्होंने अपना जो है बलिदान दिया। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, पेरिस पैरालंपिक 2024 में जूडो में भारत के ऐसे कौन से पैरालंपिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहला पदक लाकर ये इतिहास रच दिया? जिनका नाम है कपिल परमार। यामिनी ने सही आंसर दिया है, सूर्या ने भी सही आंसर दिया है। बच्चे, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दिया हूँ आप लोगों को, उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट का आंसर दिए करो, लास्ट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने 2034 मतलब 2034 तक घरेलू इस्पात उत्पादन में कितने मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है, मतलब उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र से, मतलब मुख्य रूप से छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में ये इस्पात उत्पादन या खनिज उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम नक्शे के माध्यम से इसे जाने तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि हमने इस प्रकार से भारत का नक्शा बनाया और हमारा ये वाला जो क्षेत्र है ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है। मुख्य रूप से भारत का लगभग 80% खनिज यहीं से प्राप्त किया जाता है। खासतौर से इस्पात उत्पादन में कोयला भी बहुत कुछ 70% अप्रॉक्स यहीं से पाया जाता है। तो इस छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में जो है आपका इस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहल की गई है। अगर हम बात करें तो 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व में दूसरा स्थान कच्चे इस्पात के स्थान पे भारत ने प्राप्त किया था। 2024 में 143 से 138 मैट्रिक टन का जो है रहा है इस बार का उत्पादन, और अगले साल 500 मिलियन मतलब 2034 तक जो है 500 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की बात करें, जो खनन एवं खनन के क्षेत्र में कार्य करता है, भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। मुख्यालय वाणिज्यिक भवन नई दिल्ली में है। एजेंसी के अधिकारी
पीयूष गोयल कैबिनेट मंत्री है और अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री है। ये स्टैटिक पोर्शन याद होना चाहिए। अगर हम भारत में प्रमुख इस्पात उत्पादन देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक में होता है। शीर्ष 3 राज्य आपको उसी छोटा नागपुर क्षेत्र के दिखेंगे, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। आपको ये याद रखना है, ठीक है। भारत की पहली फैशन विचारधारा प्रथम विजियोनेक्स का शुभारंभ हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? तो गिरिराज सिंह, जो कि हमारे क्या है, तो गिरिराज सिंह जो है वो आपके कपड़ा मंत्रालय के तहत आते हैं, ठीक है। अब ये क्या है? विजो नेक्स्ट जो है, विजो नेक्स्ट बेसिकली मेरे प्रिय साथियों, जैसे कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ आईआईएम मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी संस्थान जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो कार्य कर ही रही है, लेकिन इस मतलब कि हमारे क्या नाम है, गिरिराज सिंह जो कपड़ा मंत्री है, तो उनका कहना यह है कि विजो नेक्स्ट के माध्यम से हम इन सभी संस्थानों में इसकी शिक्षा प्रॉपर प्रदान की करें और जो हमारे भविष्य में आने वाले जो भी मतलब फैशंस हैं, जो भविष्य में आने वाले जो हमारे अपडेट्स हैं, जैसे कि देख सकते हो कि हर साल या हर आपने बचपन से अब तक के देखा होगा कि हमारे कपड़े पहनने में कई बदलाव आते गए, ठीक है। कुछ पैटर्न्स जो है वो आज की डेट में कि घर में सुनते होंगे कि माता पिता बोलते हैं, अरे ये जो आपका एंकल लेंथ जो कपड़ा पहन रहे हो राजेश खन्ना पहना करता था, समझ रहे हो ना, ये सब सारी चीजें। तो उसमें प्रॉपर स्टडी करना और उसको जो है मार्केट में लाना। बहुत सारे ऐसे आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका है, यूरोप है ना, इन सभी कंट्रीज में आपके दक्षिण अमेरिका है, ये सभी देशों में बेसिकली जो है आपका ये प्रॉपर सेगमेंट बना हुआ है, इस पे प्रॉपर स्टडी कराई जाती है। तो भारत की एक अच्छी पहल है, किसके द्वारा? तो आदरणीय सम्माननीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा। देख सकते हैं आप, विजोनेक्स बड़े डेटा, आईएक्सआई, एआई सक्षम उपकरणों और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा, ठीक है, भविष्य में ट्रैक करके भारतीय फैशन में खुदरा उद्योग में सशक्त बनाना, ठीक है। कौन किए? तो गिरिराज सिंह जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री, ठीक है। अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की, NIFT, ये एक संस्था है कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत, ये 1986 में इसकी स्थापना हुई है। निदेशक रोहित कंसल है, मुख्यालय नई दिल्ली है, संबंधताएं कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार और इसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह जी, ठीक है। और एक बहुत अच्छी पहल है। चलो, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2024 किस देश में आयोजित होने जा रही है? लास्ट टाइम 2023 में, क्या बोला मैंने? लास्ट टाइम 2023 में जो है ये कहाँ हुआ था? 2023 में ये हुआ था भारत में, और भारत इसका विजेता रहा है। इस बार ये हो रहा है चीन में, ठीक है, पता होना चाहिए, चीन में हो रहा है। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 8 से 17 सितंबर तक चलेगा। भारत, चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और जापान और कोरिया, ये 6 टीमें भाग ले रही है। एशियाई हॉकी महासंघ इसका जो है क्या है, का मतलब आयोजन करता है, आयोजक है, और इसका मुख्यालय अगर बोलेगा तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे कि मलेशिया में इसका क्या है, मुख्यालय है। लास्ट टाइम चेन्नई में हुआ था, भारत इसका विजेता था, चौथा खिताब जीता था भारत ने। इस प्रकार से हमारे खिलाड़ी यहाँ जो है अपना मतलब क्या कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम है जबरदस्त, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? विनय मोहन है क्या? अजय मिश्रा है क्या? तुहिन कांता पांडे है क्या? यस, सी ऑप्शन सही होगा। तुहिन कांता पांडे नए वित्त क्या हो गए हैं, वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय के अधीन वित्त सचिव आरबीआई के गवर्नर और वित्त मंत्री के बीच में सलाहकार का काम करता है और सलाह मशवरा करता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये वित्त सचिव जो है वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को ही बनाया जाता है, जो कि वित्त मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र में या वित्त के क्षेत्र में जो है पूरी तरह से नॉलेज रखते हैं। तो किन्हें बनाया गया है? तुहिन कांता पांडे जी को आप फोटो में देख सकते हैं। भूमिका की बात करें, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं, वित्त नीतियों को जानते हैं, सार्वजनिक वित्त की निगरानी करते हैं, है ना। नियुक्ति जो है इसके अधिकारियों को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है। जिम्मेदारियां
वित्त मंत्रालय के तहत विभागों के प्रबंधन, संघीय बजट तैयार करना, ये सब सारी चीजें कार्य होते हैं उनका। ठीक है, भारत के पहले वित्त सचिव कौन थे? तो वी कृष्णमचारी। ठीक है, अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट की बात करें, जो कि DIPAM के नाम से जानी जाती है, जिसे पहले हम किसके जो है आपका विनिवेश विभाग के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है? तो DIPAM मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? चलो अगला प्रश्न है, यूएस ओपन चल रहा है, सितंबर चल रहा है, तो 2024 का खिताब मतलब कि पुरुष एकल के कौन बने हैं? तो जिनका नाम है जेनिक सिनर, एलेक्सेंड्रा बेनेडिक्टा कैटरीना, तो इनका नाम है जेनिक सिनर। ठीक है, इन्होंने अपना सेकंड ग्रैंड स्लैम जीता है और आपका इतिहास रच दिया है। ग्रैंड स्लैम से अधिकतर स्टैटिक पोर्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत 4 जो है टोटल टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है और विंबलडन है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 सबसे नया है, सबसे पुराना है विंबलडन 1877 का, जो कि किसमें खेला जाता है? तो आपका घास के मैदान में खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो है वो आपका आपका क्ले में खेला जाता है, मिट्टी में खेला जाता है। आप देख सकते हो कि फ्रेंच ओपन जो है वो मिट्टी में खेला जाता है ना? यहाँ से स्टैटिक पूछता है बेटा प्रश्न, है ना? मिट्टी में खेला जाता है फ्रेंच ओपन, और विंबलडन घास में खेला जाता है। इन दोनों के छोड़ आपका यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। तो कौन जीता है इसको? दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है जिनका नाम है सेनेर आपका जॉनिक सिनर। ठीक है, चले आगे। ये यूएस ओपन का 144 जो है संस्करण रहा है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? इन्होंने जो है इतिहास रच दिया है। इनका नाम है रणधीर सिंह। ठीक है, रणधीर सिंह, और ये तीनों जो है वो मेरे दोस्त लोग का नाम है। ठीक है, तो आपका याद रखना है क्या? रणधीर सिंह। रणधीर सिंह जो है इन्होंने आपका एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष बनने वाले हैं। ये 1947 में 47 से, इनके पिता की बात करें वीरेंद्र सिंह, तो 1947 से 1992 तक प्रथम श्रेणी में रहे हैं। मतलब खेल से संबंधित परिवार से है। इन्होंने भी एशिया आपका ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था 1978 में, है ना? तो इन्हें जो है आपका एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष के रूप में बनाया जा रहा है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, कुवैत में इसका मुख्यालय है। 11 से 13 सितंबर तक चलने वाला सेमीकॉन इंडिया 2024 मेजबानी करने जा रहा है कौन? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये स्टार्ट हो रहा है। पहले तो ये पता होना चाहिए। भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है इस प्रोग्राम से, जिसमें जितने भी आप कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, उसके सेमीकंडक्टर्स, उसके चिप्स, उसके सारे पोर्शन जो है वो बनाने के लिए भारत एक बहुत बड़ी पहल करने जा रहा है। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 11 से 13 सितंबर 2024 तक के प्रोग्राम करेंगे, और 11 सितंबर को हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत अच्छी पहल है, काफी लाखों करोड़ रुपए जो है इसमें खर्चा किया जाएगा। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 22वां संस्करण है, हर साल होता है। संयुक्त राष्ट्र की नियम 7 के तहत भारत और अमेरिका एक दूसरे को प्रशिक्षित करते हैं। राजस्थान में ये आयोजित किया जा रहा है। बेसिकली रेत वाला या डेजर्ट वाला एनवायरमेंट चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, और इस प्रोग्राम को भारत और आपका किसके तहत, किसके बीच में? तो आपका अमेरिका के बीच में किया जा रहा है। 22वां संस्करण नहीं मेरे प्रिय साथियों, 20वां संस्करण याद रखिएगा। मेरे मुंह से निकल गई, माफ कर दो भैया, गलती हो गई। तो आपको ये याद होना चाहिए, ये एक दूसरे को सशक्त करना हमारा उद्देश्य है। और भारत अगर अमेरिका के फौज के साथ या उनकी टुकड़ी के साथ अगर प्रयास करता है तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि अमेरिका अपने आप में वेपन्स एंड बाकी सारे जितने भी हथियार हैं जो कि युद्ध में उपयोग किए जाते हैं, तो उसके बनाने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि रखता है। भारत के जवानों के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। साथ ही साथ उनकी भी उपलब्धि है कि हमारे वीर जवानों के साथ वो प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला
संरक्षण एवं पंजीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जटायु चिड़िया आपका पक्षी अभ्यारण्य में किया गया है। जटायु पक्षी अभ्यारण्य। जटायु को जानते हो कि नहीं जानते हो? चलो बताओ तो कौन है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्देश्य गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति एशियाई गिद्ध विलुप्त होते जा रहे हैं। लगभग 40 से 60 जोड़ा जो है ला के छोड़ा जाएगा और उनके प्रॉपर प्रजनन के लिए, उनके प्रॉपर रहने के लिए, उनके प्रॉपर जो है आपका देख रेख के लिए इस जो है आपका मतलब संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का निर्माण किया गया है। एशियाई गिद्ध राजा। हाल ही में विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कितने वर्ष की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग का गठन किया है? विधि आयोग जो है चार्टर एक्ट 1833 से जो है बनाया जा रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना 1834 में हुई थी। पहले पता रहना चाहिए अंग्रेजों के जमाने से, और इस बार जो है वो 3 साल के लिए बनाया जा रहा है। कौन से क्रम का है? तो 23वें क्रम का है। ठीक है, विधि आयोग। इनका कार्य क्या रहेगा? तो इनका कार्य जो है अप्रचलित कानूनों की समीक्षा करना, कानून और गरीबी के बीच में जो है सामंजस्य स्थापित करना, नए प्रस्ताव क्या हो सकते हैं, नए कानून क्या बनाए जा सकते हैं, उस पर कार्य करना, न्यायिक प्रशासन मतलब कि प्रशासन में किसी भी प्रकार की ऊंच नीच तो नहीं हो रही है, उन सभी चीजों पे जो है चर्चा करना और उसको बेहतर करना। जैसे कि मैंने बताया 1834 में इसका निर्माण हुआ है, मतलब इसका गठन हुआ है, स्थापना हुई है। 1837 के तहत भारत में विधि सुधार का उद्देश्य है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, अध्यक्ष है बलबीर सिंह चौहान 21वें विधि आयोग के। ठीक है, मतलब अभी तक ये अध्यक्ष बने हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला है अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।